हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले। एंड चलो मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ जो कि आपको कवर करना है इस यूपीएससी और बीपीएससी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए। क्लास 11th की एनसीईआरटी लेके मैं बैठी हुई हूँ, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जोग्राफी के लिए। तो चलो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। एंड फर्स्ट जो कि है इंटीरियर ऑफ अर्थ में आप जितना भी उसके जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रस्ट, मेंटल और क्या क्या उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, उससे मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है, हर एक मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो चीज़ कहाँ पे है। वो चीज़ का ध्यान रखना आप इंटीरियर ऑफ अर्थ में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट में आप याद रखना कन्वेंशनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। फिर आप याद रख सकते हो ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये सब किसने दिया है, क्यों दिया है, रीज़न क्या था, ये सब चीज़ याद रखना, क्योंकि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे हुए हैं। तो आपको ये चीज़ पूरा कंप्लीट करना ही होगा। फिर अगर हम बात कर रहे हैं मिनरल्स एंड रॉक्स में, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मैंने इसका शॉर्ट भी अपलोड किया हुआ है कि कैसे 3 कैटेगरी में रॉक्स को डिवाइड किया गया है। तो आप जो मेटामॉर्फिस रॉक है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, उसका डिटेल में पढ़ो। और उसको भी जैसे मेटामॉर्फिक रॉक है तो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म में डिवाइड किया गया है, और फिर एक और पार्ट में डिवाइड किया गया है। इग्नियस रॉक है उसको केमिकली जो सेडिमेंटरी रॉक है उसको केमिकली, ऑर्गेनिकली, सेडिमेंटेशन, अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया गया है। तो वो चीज़ को आप कंप्लीट कर लेना विथ एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि 4 एग्जाम्पल आपको देंगे और उसमें से बताएंगे कि कौन सा जो है वो इग्नियस रॉक नहीं है, या मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, या सेडिमेंटरी रॉक नहीं है। मिनरल्स आप उसमें देख लेना। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूँ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो इसका आप डेन्यूडेशन प्रोसेस क्या होता है वो देख लेना। ये जो है पेज नंबर 47 पे डेन्यूडेशन प्रोसेसेस एंड देयर ड्रिविंग फोर्सेस, उसको आप देख लेना, क्योंकि इसमें प्रोसेसेस दिए हुए हैं, जैसे वेदरिंग है, मास मूवमेंट है और इरोजन ट्रांसपोर्टेशन है। उसके बाद ड्राइविंग फोर्सेस और एनर्जी क्या, क्यों इसको ड्राइव कर रहे हैं, क्या क्या, जैसे मास मूवमेंट को ग्रेविटेशनल फोर्स ड्राइव करता है, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्सेस में क्या आते हैं, वेदरिंग को कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए इसमें। फिर इसका मास मूवमेंट में स्लोप्स आएंगे, स्टेप्स आएंगे, तो वो सारा आपको पता होना चाहिए इसमें। फिर आता है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशंस में। तो लैंडफॉर्म्स में रनिंग वाटर, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह जो है वो आपको कंप्लीट रखना पड़ेगा। डिकम्पोजिशनल लैंडफॉर्म्स में अंडर क्या है, फिर आपका डेल्टा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूं अगर तो 58 का अगर आप देखोगे 7.6, तो नेचुरल लिवीज एंड पॉइंट्स बार, व्हाट इज़ नेचुरल लिवीज, व्हाट इज़ लिवीज, तो वो चीज़ आपको कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरिटी रखना होगा कि मीएंडर क्या होते हैं, लिवीज क्या होते हैं, तो वो चीज़ को आप करेक्ट करके रखना। फिर देखो चैप्टर अगर मैं बात करूँ पेज नंबर 60 में भी वेरियस करेटास फीचर्स दिए हुए हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि फीचर्स दे के पूछ सकते हैं कि ये क्या किसका फीचर्स है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अगर मैं फिर बात करूँ इरोजनल लैंडफॉर्म्स की, तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स में क्या आपको नेम याद करना पड़ेगा, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन या ऑप्शन देके फिर आपसे पूछ सकता है इसमें से इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या है, तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। डिकम्पोजिशनल लैंडफॉर्म्स, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सैंड ड्यून्स क्या है, डिकम्पोजिशन लैंडफॉर्म्स क्या है, तो वो सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर इसका एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में जो MCQ दिए हुए रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, और वो आपको हर एक NCERT के करके जाने हैं अगर मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि हर एक NCERT का जो MCQ दिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने BPSC में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसका जो साइड बुक होता है, मैंने साइड बुक में उसका NCERT का एक्सप्लेनेशन में मैंने देखा था कि वो दिया हुआ है, एक्स्ट्रा जो MCQs वगैरह रहते हैं साइड बुक में उसमें दिया हुआ था। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप NCERT का MCQs करके जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि MCQs कंप्लीट किया जाए। उसके बाद फिर हम आते हैं क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोलॉजी। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ओशिनोलॉजी का। तो आपको पता होना चाहिए कि
ओशनोलॉजी में है क्या क्या, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, जैसे डायोड्स है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ है, तो वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ओशनोलॉजी तो आप सुदर्शन सर से कर सकते हो। ओशनोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी उनका 11 आवर का एक वीडियो है, वो काफ़ी अच्छा वीडियो है, तो आप वहाँ से वो कवर कर सकते हो। क्लाइमेटोलॉजी में आपको क्लाइमेट का स्ट्रक्चर क्लाइमेटोलॉजी में आपको याद करना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर का कैसा है, कितने पार्ट्स में हम लोग को ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर कितना पार्ट में डिवाइडेड है। सोलर रेडिएशन गैसेस के बारे में याद करना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ओपेक है फॉर इनकमिंग रेडिएशन, ये सारे गैसेस के बारे में आपको याद करना पड़ेगा। फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शॉर्ट वेव रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल वेव रेडिएशंस और एयर मासेस वाला क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा पूछेगा ही। टेम्परेचर इन्वर्जन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेटेंट हीट टेम्परेचर इन्वर्जन, ये साइंस में भी काम आएगा आपको, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी, सो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर वाटर इन दी एटमॉस्फेयर, ड्यू क्या है, फ्रॉस्ट क्या है, फॉग एंड मिस्ट क्या है, इसमें काफ़ी एकदम थोड़े थोड़े से ही अंतर है, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपसे फॉग का डेफिनेशन पूछ देगा, मिस्ट का डेफिनेशन पूछ देगा, या फिर फ्रॉस्ट का डेफिनेशन पूछ देगा, ड्यू का डेफिनेशन पूछ देगा, वन वर्ड में रहेगा, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो उसको आप सही से करना। टाइप्स ऑफ रेनफॉल भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप्स ऑफ रेनफॉल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज का बात करें तो ये जो है पेज नंबर 100 में क्लाइमेट टाइप्स अकॉर्डिंग टू द कोपेन, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए स्टेट पीसीएस में भी, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। वाटर एंड ओशन का बात करें तो ओशन फ्लोर क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी क्या है। एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो पूछा गया था कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे सैलिनिटी क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल भी होता है, तो रेनफॉल से जो प्योर वाटर वो सैलिनिटी को कट ऑफ कर देता है ना, तो इतना ज़्यादा जो प्योर रेन वाटर होता है तो उसकी वजह से सैलिनिटी मेरा कम हो जाता है इक्वेटर के पास। तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से आपको ध्यान में भी रखना चाहिए। उसके बाद फिर सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर वही दिया हुआ है, पीपीटी कितना ग्राम ऑफ कितना होता है, कौन सा लेक सबसे ज़्यादा सलाइन है, मुझे कमेंट में बताना। फिर बायोजियोलॉजिकल साइकिल, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है। बायोजियोलॉजिकल साइकिल आपको पता होना चाहिए। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पता होना चाहिए, इकोसिस्टम क्या है, इकोटोन क्या है, बायोम क्या है, हैबिटाट क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। सराउंडिंग क्या है, ये सबके बीच में डेफिनेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि माइनर से ये सारे का डेफिनेशन चेंज होता है। ये आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी हेल्प करेगा, तो आप वो भी देख लेना। फिर नाइट्रोजन साइकिल, ये सब जो है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इंडिजिनस स्पीसीज़ वगैरह के बारे में और इकोनॉमिकली रोल क्या है बायोडाइवर्सिटी का, साइंटिफिक रोल क्या है बायोडाइवर्सिटी का, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताया गया है कि बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्यों है, इकोनॉमिकली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बात किया गया है। मैं अगर बताऊँ तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया था, जो मेरा 130 का ये पेज था, 130 का पेज था, इसमें मैंने बनाया था। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो मैं पोस्ट पे अपलोड कर दूँगी, तो उसके लिए कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th में, जो कि आपको ध्यान रखना होगा। आप इसका ये करना मत भूलना, एक्सरसाइज आप किसी भी इस बुक का आप एक्सरसाइज मिस नहीं कर सकते, आप इस बुक का कोई भी एक्सरसाइज मिस नहीं कर सकते। तो आपको एकदम एक्सरसाइज को फुल एंड फुल कंप्लीट करके रखना है, यहाँ तक कि आप जब मेंस में भी जाओ देने के लिए, तो मेंस में भी जो इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको पूरा कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि उससे भी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आप चाहते हो मैं ऐसा हिस्ट्री के लिए बनाऊँ, पॉलिटी के लिए बनाऊँ, तो कमेंट करो और मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। बाय।